Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स, आशा है आप बढ़िया हैं। सभी बहुत अच्छे हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी कर रहे हैं आप लोग? पहले तो ये बताइए। उम्मीद है मुझे कि आप लोग डेली क्लास का अटेंड कर रहे हैं, समय के साथ अपनी क्लासेस को देख रहे हैं। आप लोग की जो क्लासेस है, आप लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं क्लासेस को बीच से देख रहे हैं, 2 क्लासेस आपकी और हो चुकी हैं, तो उन्हें भी अपने खाली टाइम में ये क्लास करने के बाद जब भी आपको दिन में टाइम मिले, आप नेक्स्ट डे वो जो क्लासेस हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी दी गई है। तो आप जो है वहाँ से अपनी वो पुरानी क्लासेस को कर सकते हैं, जो कि आपको 15-15 मिनट की क्लासेस मिलेंगी। जल्दी आपका कोर्स कवर हो जाएगा, ताकि आप डेली 1 बाय 1 करके जैसे सारे बच्चे क्लास करें, आप भी बहुत ही ईजिली तरीके से कर पाएँ। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी और सारी क्लासेस यहाँ पर आपको आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। आपको फ्रीली ज्वाइन करना है और आराम से अपनी क्लास को यहाँ पर आकर, हम लोग ये 7 पीएम पर क्लास अपनी रखते हैं, तो 7 से 8 पीएम 7 बजे एक क्लास करते हैं और 8 बजे एक क्लास का सीन रखने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि आप लोग 2 क्लास अपनी दिन में हो जाएगी आपकी शाम के समय, और इस टाइम में आपको क्लास कर ली जाएगी, जहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और डेली अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये रही अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप सभी को टेलीग्राम को ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके नीचे मिलेगा। साथ ही साथ आपको चैट बॉक्स में भी मिलता है, और नाम शालिनी क्लासेस वहाँ पर टेलीग्राम का भी है, तो जो आप वहाँ पर जाके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आए हैं शालिनी क्लासेस, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत वेलकम है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए चैनल के बारे में, जितने फ्रेंड्स को नए मिले, ताकि वो भी इस क्लास को देख पाएँ और उनका भी इंटरेस्ट यहाँ पर बन पाए, आपके साथ क्लास को अटेंड करें। चलिए इसी के साथ फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। एकदम पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करिए। चलते हैं, देखते हैं कि आज क्या है। आज हम साइंस की क्लास कर रहे हैं। मैंने आपको अनुकूलन का एक टॉपिक पढ़ाया था कुछ समय पहले, जिसमें अडाप्टेशन के बारे में बताया था कि कैसे कोई जानवर या कैसे कोई पौधा किसी नई जगह पर जाकर उस जगह के एनवायरनमेंट को, उसकी बॉडी में क्षमता डेवलप हो जाती है। तो ठंड प्रदेश है तो ठंडी की क्षमता को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, गर्मी रहे तो गर्मी एब्जॉर्व कर लेता है, या जैसा जो माहौल रहे उसको अपने अंदर ढालने की क्षमता आ जाती है। फिर उससे जो जनरेशन पैदा होती है उसमें वो ऑलरेडी रहती है। तो ये होता है एडाप्टेशन की परिस्थिति और टेम्परेचर के अनुसार खुद को वहाँ पर ढाल लेना। तो ऐसा काम सिर्फ हम मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे और जानवर तो ही करते हैं। अनुकूलन जो होता है वो जंतुओं में भी होता है, पौधों में भी देखने को मिलता है। तो आइए उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक अनुकूलन की बात में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो आपको जाननी है। प्रश्न जहाँ पर बनेगा वो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर प्रश्न बनेगा, ये चीज़ देखिएगा। तो जैसे यहाँ पे है संरचनात्मक अनुकूलन, ये क्या होता है ये देखिए। जब किसी जीवधारी के शरीर की रचना में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जिससे उस जाति को अपने आवास में रहने में अधिक सुविधा हो जाती है, उसको संरचनात्मक कहते हैं। कि मतलब उसकी बॉडी के उसमें कुछ ऐसा चेंज हो जहाँ पे वो उस स्टेट में, उस हैबिटेट में रहने के लिए उसको सुविधा हो जाए और वो आराम से रहने लगे, तो वो संरचनात्मक अनुकूल, मतलब बॉडी में चेंज होना। आपकी फिजिकल जो बॉडी है उसके रचनाओं में कुछ चेंजेस आना, तो वो पूरी जो कम्युनिटी होगी उस जानवर की या जो कुछ भी होगा, वो वहाँ पर रहने के लिए आपको ईजिली हो जाएगा और वो आराम से वहाँ पर रहने लगेगा। तो ये संरचनात्मक होता है क्योंकि आपकी बॉडी में चेंज आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? एक छोटी सी बात। दूसरे जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो पक्षियों में उड़ने के लिए पंख विकसित होना, तो ये संरचनात्मक है क्योंकि उनकी बॉडी में पंख होता है। हम उनमें आर्टिफिशियल पंख लगाकर उन्हें उड़ाने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। पक्षी उड़ते हैं, आपने खुद देखा, बर्ड फ्लाई करते हैं, तो उनमें ऑलरेडी भगवान ने, गॉड ने उनको पंख दिए हैं। तो उनके जो पंख होते हैं वो अपनी विंग्स के हेल्प से उड़ते हैं, तो सुविधाजनक हो जाता है और वो आराम से कर पाते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरा जो होता है वो होता है क्रियात्मक अनुकूलन। ये क्या है? तो कहते हैं कि जब किसी जीवधारी में शारीरिक क्रियाओं में ऐसी कोई विशेषता आ गई होती है, परिवर्तन हो जाए, जिसको अपने आवास में फलने फूलने में अधिक सहयोग मिले, तो वो क्रियात्मक अनुकूलन होता है। जैसे मरुस्थल चूहों को कम पानी में रहने की आवश्यकता होना। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि जो रेगिस्तान का एरिया होता है वहाँ पे पानी तो कम पाया जाता है, तो वहाँ पर भी चूहे होते हैं, और जो कि बिल बनाकर रहते हैं, तो वो भी जब पानी नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, उनके अंदर से क्षमता डेवलप हो जाती है कि वो भी वहाँ पर जो है बिना जो है पानी के सर्वाइव करना सीखे। जैसे ऊँट है, ऐसे ही होता है ना, ऊँट भी कहाँ पानी ज़्यादा पीता है, मिलता ही नहीं तो मेरे पिएगा कहाँ से। तो वही चीज़ होती है। तो या चूहे भी इसी तरीके से होते हैं, जो उन अपनी बॉडी में ऐसी क्षमता को वो डेवलप कर लेते, खुद से कहते नहीं कि हो जाए, वो रहते रहते अपने आप जो है हो जाता है। ठीक है, तो 2 बेसिक बातें। आगे बढ़िए।
अब बात करते हैं जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन। ठीक है, जंतुओं में अनुकूलन का टॉपिक हमारा आज का है। हम आज डिस्कस करेंगे जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन। वातावरण का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर। अनुकूलन का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक अडाप्टेशन। किसमें? एनिमल में। ठीक है, तब ये क्या है, यह समझना ज़रूरी है। सभी जंतु वातावरण में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। उसी परिवर्तन के अनुसार वो अपने आप को परिवर्तित करते हैं, चेंजेस लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपडेट करने का प्रयास करते हैं। महान जैव जीव वैज्ञानिक डार्विन के अनुसार, डार्विन का नाम अनुकूलन के केस में बहुत आता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डार्विन के अनुसार जब सूखा पड़ता है या घास सूख गई होती है तो जीवन बचाने के लिए जिराफ को वातावरण के लिए अनुकूलन करना पड़ा। वातावरणीय अनुकूलन हुआ क्योंकि पेड़ पौधे की पत्तियां खाने के लिए तो कुछ था नहीं, तो गर्दन को उसको उठाना पड़ा और उसी कारण से उसकी गर्दन लंबी हो गई। आपने जिराफ देखा है? बताइए, आपने जिराफ देखा है? अगर आपने जिराफ देखा है, चलिए रियल में नहीं देखा होगा तो टीवी में तो ज़रूर देखा होगा, देखा होगा ना। तो जिराफ की जो गर्दन लंबी है वो क्या जिस दिन जो पहली जाति का जो जिराफ पैदा हुआ, इतनी लंबी गर्दन लेके पैदा होता था क्या? नहीं। जब पेड़ पत्ती सूख गई और ऊपर ऊपर ही हरी रह गई, नीचे की टहनियाँ डालियों में पत्तियां नहीं थीं, तो जिराफ जो था वो अपनी गर्दन को ऊंचा कर करके पत्तियों को खाने का प्रयास करता था, उठा उठा कर, जिससे उसकी गर्दन में ये चेंज हुआ। फिर उस जिराफ से जो जनरेशन पैदा हुई उसकी ऑलरेडी वो जो है गर्दन लंबी हुई। तो ये वातावरण के अनुकूलन के हिसाब, क्योंकि वातावरण में चेंज आया, पत्तियां सूख गई, सूखा पड़ गया, मौसम चेंज हुआ, पतझड़ आया, तो जिराफ को खाने के लिए घास चाहिए, खाएगा ना, खाएगा क्या? तो इस तरीके से यही चीज़ होता है वातावरणीय अनुकूलन। वनस्पतियों में कैसे होता है वो तो जंतुओं में बता दी कि जानवर में वो एक हो गया, वो लेमार्क की एक थ्योरी है जिसमें ये जिराफ की बात बताई गई है। तो एक सेक्शन तो आपका जंतुओं में होगा, लेकिन जो वनस्पति है, वेजिटेटिव लाइफ है, उसमें कैसे होता है? वनस्पतियों में भी वातावरण अनुसार को अपने आप बदल देते हैं। जो वेजिटेटिव लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, वो भी अनुकूलन करते हैं। जैसे नागफनी मरुस्थल में पानी की कमी के कारण पत्तियों में कांटे बदल देती है, जिससे पानी का खर्च कम मात्रा में हो। आपने कैक्टस का प्लांट देखा है? बहुत सारे जो प्लांट, जो पौधे, जो पेड़ की पत्तियां या जो कुछ भी है डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, रेगिस्तान के इलाके में पाए जाते हैं, वो कुछ इस तरीके के ऐसे ऐसे आपके ऊपर देखो उभरे उभरे कांटे से होते हैं। तो यहाँ पर भी इन पौधों में ये क्षमता होती है कि वो पानी कम होने की वजह से अपने ऊपर कांटे बनाए। तो कांटे से जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया, उससे पानी, गंदा पानी इनका निकलता है, या जो भी पानी होता है वो स्टोमेटा के कारण निकलता है। लेकिन जब ये कांटे बना लेते हैं तो इनको जानवर वगैरह खाते भी नहीं, क्योंकि जब खाएंगे तो उनके मुंह में गड़ेगा, पिंच करेगा, और साथ ही साथ इनकी प्रोटेक्शन भी रहेगी। और कांटे जब होते हैं तो इनका जो है ये पानी निकलता नहीं है। तो ये जो है, जो जहाँ पर डेजर्ट है वहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पर ये रेगिस्तान एरिया है, जहाँ पर पानी वगैरह कम है, वहीं पर ही ये चीज़, कैक्टस वगैरह वहीं तो होता है। कांटे वाले प्लांट जो होते हैं, कांटे वाले, थॉर्न वाले, वो सब वहीं पर होते हैं। चलिए, अब मेन मुद्दे पर डिस्कस करते हैं, आपको और चीज़ें समझ में आएंगी बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ तक समझ में आया? देखिए क्या है, हमारे परिवेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं कि नहीं? हाँ बोलिए, बिल्कुल पाए जाते हैं ना भाई, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये जीव जंतु अलग अलग जगह पर रहते हैं। जी हाँ, कोई गुफा में रहता है, कोई खुले स्थान पर रहता है, कोई घास में रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई हवा में रहता है, कोई टंगा रहता है, कोई यहाँ कोई वहाँ। कोई भी जीव उसी स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ पर उसको पर्याप्त सुरक्षा मिले, कितना भी कोई जानवर क्यों ना हो। जहाँ पे उसको सुरक्षा मिलेगी, उसको सिक्योरिटी देगी, उसको कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा, मारेगा नहीं, उसको खाने पीने की व्यवस्था भी दिखेगी कि उसको खाने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ तथा अनुकूल दशाएं मिलती रहेंगी, वहाँ पर अनुकूलन करने के लिए जानवर रहते हैं और अनुकूलन अपने आप हो जाता है। इस जगह का उसे हम जंतुओं का वास स्थान कहते हैं। वासस्थान के हिसाब से जीवों को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है कि जानवर ऐसी ऐसी जगहों पर रहते। जैसे थलचर होता है, जिसको टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। थलचर किसको कहते हैं मालूम है? थलचर जंतु कौन होते हैं? कुछ जंतु जो स्थल पर पाए जाते हैं, मतलब जो लैंड पे रहते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं, वो थलचर कहलाते हैं। उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल कहा जाता है इंग्लिश में। आपकी इंग्लिश में मैंने यहाँ पर लिखी है,
वो सिर्फ आप बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के यहाँ पर इस क्लास को देख रहे हैं उनके समझने के लिए लिखिए। लेकिन मैं उन्हें भी बता देती हूँ कि आपको पूरा पेपर हिंदी में ही लिखना है, पेपर भी आपका हिंदी में आएगा। तो आप अन्यथा प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, हिंदी में ही सारा पेपर आएगा, इंग्लिश में कॉपी नहीं लिख सकते, कोई ऑप्शन डीएलएड में नहीं, पूरे यूपी डीएलएड में नहीं है। तो आपको हिंदी में ही करना होगा। तो अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो हिंदी में ही पढ़ाई करिए पूरी, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए कि हाँ थोड़ा सा मिलाकर पढ़ लें ताकि आपको आसानी हो, इसीलिए मैंने ऐसी नोट्स बनाई है, ठीक है। तो थलचर में क्या है, कुछ जंतु जो स्थल पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, वो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। जैसे कुत्ता है, ज़मीन पर रहता है, पेट एनिमल है, बिल्ली है, ठीक है, गाय है, घोड़ा है, गधा है, बकरी है, सब तो है। तो ये क्या है, थलचर प्राणी है जो ज़मीन पर रहते हैं, इन्हें ही हम थलचर कहते हैं। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, जलचर को देखते हैं। अब जलचर क्या होता है, इसको कहते हैं एक्वेटिक एनिमल, जो जंतु जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं। जैसे मछली है, मेढक भी है, मेढक ज़मीन पे भी रहता है, वहाँ पर भी रहता है, इसलिए मेढक को एम्फीबियंस कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। तो पानी में मछली रहती है, ठीक है, क्रोकोडाइल रहता है पानी में। तो इस तरीके से कई सारे हैं, बकुला है, स्वान, यही सारी चीज़ें होती हैं जो जलचर में आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। कछुआ भी ज़मीन पे रहता है, इसलिए वो भी एम्फीबियंस में ही आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए पहले आप फटाफट क्लास को लाइक करिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ते। ईच एंड एवरीवन डू इट फास्ट। आपकी 10 मिनट की क्लास होने के बाद ही मैं आपको लाइक करवाने के लिए कहती हूँ। पहले हम लोग पढ़ते हैं फिर कहते हैं, लाइक तो बनता है, ठीक है। और एक ही लाइक करिएगा, दो नहीं। चलें आगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैथ की क्लास के लिए कोई बच्चा कह रहा था, कमेंट बॉक्स में देखा था मैंने, तो मैथ की भी क्लासेस होंगी, बिल्कुल परेशान नहीं हो। सभी क्लासेस सब्जेक्ट की हो रही तो सब मिले। पहले आप लोग की स्टार्ट हो जाए पढ़ाई, ताकि सारे बच्चे एक साथ क्लास को पढ़ पाएँ। नहीं तो वही चीज़ मुझे दो दो बार पढ़ानी पड़ती है, तो इससे अच्छा है कि एक ही बार में सब बच्चे पढ़ पाएँ। इसीलिए ऐसे चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है, ताकि पता चल जाए सबको, सब बच्चे साथ में आएँ। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई सिंपल, सभी को समझ में आई। चलिए अब आगे देखते हैं। दो हो गया, एक थलचर हो गया, एक जलचर हो गया, एक नभचर है जिसको एरियल एनिमल कहा जाता है। अब ये क्या है, कुछ जंतु आकाश में उड़ते हैं, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। कुछ जंतु ऐसे हैं जो आकाश में उड़ते हैं, उन्हें हम नभचर कहते हैं। जो एरियल होते हैं उनको हम नभचर कहते हैं। जैसे कौवा है, जैसे गौरैया है, जैसे चील है। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके नभचर हैं। कुछ जंतु जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें हम नभचर कहते हैं। कौवा है, गौरैया है, चील है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, एक नभचर है, एक जलचर है और एक थलचर है, जो बेसिक बेसिक आपको है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, नया देखते हैं। उभयचर क्या होते हैं, कुछ जंतु जो जल और थल दोनों स्थानों पर वास करते हैं, वो हमारे एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर। जैसे कछुआ है, टर्टोइज, मेढक है, उभयचर है, दोनों जगह पर ये रहते हैं। आई बात समझ में सभी को? क्लियर। चलिए, एक टॉपिक इसमें और आता है, आवास एवं अनुकूलन। टॉपिक क्या है, थोड़ी सी बातें हैं, ध्यान से देखते हैं। आवास एवं अनुकूलन प्रत्येक जीवों में उसके परिवेश के अनुरूप तालमेल स्थापित करने के लिए होने वाले परिवर्तन को अनुकूलन कहता है। अनुकूलन की भाई परिभाषाएं आती हैं लिखने को, कि अनुकूलन किसे कहते हैं, अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जंतुओं में अनुकूलन कैसे होता है, पौधों में अनुकूलन कैसे होता है। अनुकूलन एक अच्छा टॉपिक है जो आपको मतलब कह सकते हैं कि 2 प्रश्न या 3 प्रश्न अवश्य दिलाता है, तो आपको इनका ध्यान रखना होगा। तो ये चीज़, इसके बाद जैसे देखिए, जो आवास भोजन की उपलब्धता के कारण अनुकूलन होता क्यों है, अनुकूलन का कारण क्या आता है, किस रीजन से अनुकूलन करते हैं जानवर, बताइए। तो पहला कारण है कि भोजन नहीं होता। जैसे एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर एक पार्क है और इस पार्क में ढेर सारे जंगल, पार्क घूमने का नहीं, जंगल वाला पार्क है। तो जानवर जो यहाँ इर्द गिर्द यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, तो सभी इसी पे डिपेंड है ना। ये भी आके खा रहा है, ये भी शाम को 4 बजे आ रहा है, 5 बजे ये आ रहा है, सुबह ये आ रहा है, और पहले कोई कोई उसी में रह रहा है। तो मतलब क्या होगा, इतने सारे जानवर, आबादी इतनी ज़्यादा है जानवरों की, और एक ही जंगल है, तो सारे भोजन जो अवेलेबल हैं, उसमें बंदर भी लगा है, उसमें पक्षी भी लगा हुआ है, तो कहाँ से लाएगा पौधा इतना फल। तो ये फल है या जो कुछ भी है तो ख़त्म हो जाएगा ना एक दिन। जब ये ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से पलायन करना पसंद करते हैं कुछ जानवर। तो जो जानवर पलायन करके अपने जाते हैं तो वो अनुकूलन कर लेते हैं भोजन की उपलब्धता के कारण, कि भोजन उनको जहाँ मिलेगा। अब जीना है तो ज़िंदगी चाहिए, तो भोजन तो चाहिए होगा। वातावरण में कभी कभी क्या होता है कि पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, नदी किनारे थी, सूख गई, पानी नहीं है, नहर नहीं आ रही, पानी नहीं, तो वो चीज़, पानी कहाँ पियेंगे, बिना पानी के कौन रह पाएगा। तो इस तरीके से दिक्कत होती है। वातावरण में बहुत गर्मी बढ़ रही है, प्रजनन की क्षमता में दिक्कत आ रही है, शत्रुओं लोग उनको शिकार बना के खा जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के कारण जो है, जो जानवर होते हैं वो अनुकूलन करते हैं, ठीक है।
जो अनुकूलन देखने को जानवरों में मिलता है वो इन्हीं सभी कारणों की वजह से ही मिलता है, जिस वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान में पलायन कर जाते हैं। यहाँ तक सिंपल बात समझ में आई कि जानवरों में अनुकूलन क्या होता है और किस कारण से वो करते हैं। चलिए, कहा जाता है कि अनुकूलन के कारण ही कुछ जंतु थल और जल में अपना वास स्थान बनाते हैं। यही सारे रीजन के कारण ही बहुत लोग जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। प्रत्येक जंतु में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। जी हाँ, जो जानवर होते हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं। उनकी किसी की शरीर की बनावट कुछ होती है, कोई मोटा है, कोई काला है, किसी की जो मतलब लेंथ वेंथ है वो छोटी बड़ी, कुछ भी, बहुत सारी रीजन है। तो उन्हें आवास विशेष स्थान में रहने में मदद मिलती, फिर वो अपने उसके हिसाब से भी डालने का प्रयास। कभी कभी उनको अपने बॉडी पे जो पैटर्न वगैरह होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उनकी वजह से उनको जो है अनुकूलन करने में आसानी भी हो जाती है, तो वो अपने परिवेश में रहना पसंद करते हैं। ठीक जैसे मैं आपको बताऊं, जल में रहने वाले जंतु होते हैं उनमें अनुकूलन कैसे होता है। तो जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहा जाता है। मछली है, ऑक्टोपस है और क्रोकोडाइल है, सब आपके जलीय जंतु हैं। मछली का शरीर नाव के आकार का होता है। यही मैं आपको बोल रही थी कि मछली पे देखो एक अलग सा पैटर्न होता है ना, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के। तो इनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, बीच वाला भाग जो होता है चौड़ा होता है। मछली किस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की होती है। ये देखो इस तरीके की, तो ये चौड़ा है, बीच में पतला पतला है। तो ये आकृति और जो धारा रेखित इनकी शरीर होती है, इनको तैरने बड़ी मदद करती है। धारा रेखित शरीर तैरने में बहुत सहायक होती है, तो ये बॉडी की वजह से इसको काफ़ी अनुकूलन करने में मतलब हेल्प हो जाती है और ये आराम से करते हैं। और जो मछली होती है वो फेफड़े से सांस लेती है, गिल से, फेफड़े अपने गलफड़े से सांस लेती है। हम फेफड़े से लेते हैं, ये अपने गिल्स से लेती है, जिसको हिंदी में गलफड़े कहा जाता है। ध्यान रखना, गलफड़े है, ठीक है। दो चीज़ें हैं बेसिक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मछली कहाँ से सांस लेती है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं, थोड़ा कम क्लियर है। ये पंख है, ये गलफड़ा है, ये मुख है, ये आँख है, ये पूँछ है। तो इस तरीके से ये मछली है। जो मछली पानी में रहती है उसमें ये अडाप्टेशन करने की क्षमता होती है। और धारा रेखित देखो, धारा बनी है ये, तो ये इसको बहुत मदद करती है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। मछली के शरीर पर पंख होते हैं और इनकी सहायता से ये तैरती है। मछली की पूंछ और नाक पतवार की तरह काम करती है। मछली में सांस लेने के लिए फेफड़े के स्थान पर गलफड़े होते हैं, जिसको गिल्स कहा जाता है। गलफड़े जो होते हैं धारा के शरीर मछली में अनुकूलन करते हैं। अगर हम बात करें इसी तरह की मछली की, तो देखो यहाँ पर मेढक और बतख के पैर को देखते हैं, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो इनके पैर की उंगलियों के बीच में एक झिल्ली होती है, जिसको पाद जाल कहते हैं। और इन्हीं जाल की सहायता से वो आराम से पतवार बन जाता है और तैरने में उनको काफ़ी मदद मिलती है। ये देखो, ये बतख का पैर थोड़ा सा बताया गया है। जूम करने में फोटो जो होती है वो फटती है उसकी इमेज, तो वही यहाँ पर है इसलिए, ठीक है, पिक्सल्स फट जाते हैं। तो ये बतख देखो, एक ऐसे एक यहाँ पर नुकीला नुकीला बना हुआ, तो बीच में देखो ये पतवार का काम का, पतवार भी तो ऐसी होती है। तो ये बतख का हो गया, और ऐसे ये मेढक का भी होता है। तो इनके पैर में ये जो क्षमता होती है, जिनके पाद इस तरीके के होते हैं, इस तरीके से इनको काफ़ी मदद मिल जाती है, जिसमें वो आराम से वहाँ पर रह के सर्वाइव करके काम को अपना कर पाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल, जो मैंने आपको यहाँ तक का बताया। तो मैंने आपको क्या क्या बताया आज की इस क्लास में, जल में रहने वाले जंतुओं के बारे में भी बताया, आवास अनुकूलन के बारे में बताया, मैंने आपको जंतुओं में अनुकूलन के अलग अलग उसके बताए, ये सारी चीज़। तो आज की जो अच्छी सी क्लास है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि टॉपिक अभी इसमें बहुत सारा है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपकी चीज़ें वन बाय वन, पहले आप लोग इतना समझिए ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, वरना ज़्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई आज की बढ़िया बेहतरीन क्लास। क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।